हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में आप सभी के लिए आज चैप्टर 5 जो है ना, खरपतवार, जो मैंने आपको पढ़ा चुकी थी वही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। और हाँ, आपको पिछली वीडियो राइस मैंने जो डाली थी वो आपने देख लिया होगा, और आगे वीट है तो वो भी हो जाएगी। पर पहले हम इस बुक को थोड़ी खत्म कर ही लेते हैं, फिर स्टार्ट होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार की डेफिनेशन, यानी वर्ड की डेफिनेशन। तो यहाँ पे है 5 चैप्टर, अध्याय 5, खरपतवार का प्रबंधन। खरपतवार की परिभाषा: जो पौधे बिना बोए खेतों में उग जाते हैं तथा फसलों के ये साधारणतः अवांछनीय एवं हानिकारक होते हैं, उन्हें खरपतवार वीड कहा जाता है। केवल अनुपयोगी तथा हानिकारक पौधे ही नहीं खरपतवार की श्रेणी में आते हैं, बल्कि उपयोगी पौधे और अनुपयुक्त जगह पर उग जाते हैं खरपतवार। यानी जो पौधे को हम नहीं उगाते हैं बिना बोए, अगर वो पौधे उग जाते, हम उगाए नहीं और उग गए, तो उसे खरपतवार की श्रेणी में रखा जाता है। पर ये बोले आगे बोला कि वो ही पौधे नहीं जो बिना बोए, यानी हानिकारक पौधे नहीं, कभी कभी कुछ लाभदायक पौधे भी जो जिससे हमें बेच करके आर्थिक धन कमाया जा सकता है। जैसे कि चने की खेत में अगर गेहूं उग गई हो तो वो भी खरपतवार की श्रेणी में आ जाती है, क्योंकि हम गेहूं को बोए थे और चना को हम नहीं बोए थे, पर चना उग गया है तो उसे हम खरपतवार कह देंगे। ठीक है। यहाँ पे वही है, जो पौधे बिना बोए उग जाते हैं उन्हें खरपतवार की श्रेणी में रखा जाता है। और फिर लिखा हुआ है कि केवल अनुपयोगी तथा हानिकारक पौधे ही खरपतवार की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि उपयोगी पौधे भी अनुपयुक्त जगह में उगने पर खरपतवार कहलाते। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं के खेत में अगर चना उग जाए तो उसे चना को खरपतवार की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। अब है खरपतवार से होने वाली हानि को लेके, यानी खरपतवार का डेफिनेशन तो हम पढ़ लिए, पर खरपतवार से होने वाली हानि क्या क्या है अब वो पढ़ना है। फर्स्ट है खरपतवार की हानि, उपज में कमी। खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्व, जल, स्थान, प्रकाश इत्यादि के लिए प्रतियोगिता करता है। इससे फसलों की उपज में कमी आ जाती है। खरपतवार के कारक उपज में 5 से 50% तक की कमी आ सकती है। देखिए, खरपतवार जो होते हैं वो भी पौधे होते हैं, और हमारे फसल जो होते हैं वो भी एक पौधे होते हैं। तो खरपतवार को भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है अपनी वृद्धि के लिए, डेवलप होने के लिए, यानी ग्रोथ के लिए। पर हमारे फसल को भी होती है, पर अगर खरपतवार बढ़ते हैं तो हमारा मतलब उससे कोई प्रॉफिट नहीं होती। पर वहीं पे अगर हमारा फसल बढ़ता है, ग्रोथ करता है, अगर ग्रेन ज़्यादा देते हैं, उस उत्पादक ज़्यादा देते हैं, तो उसे बेच करके हम आर्थिक स्थिति अपनी सुधार सकते हैं, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। तो पौधे, खरपतवार को भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, जल की होती है, स्थान की होती है, प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही तो हमारे फसल प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना। तो ये जो खरपतवार होते हैं ना, वो बंटवारा, कंपटीशन करते हैं, किनसे? हमारे मुख्य फसल जो होते हैं उनसे करते हैं, जिससे हमारी, मान लीजिए कि अगर 1 लीटर पानी अगर हम किसी क्रॉप को दिए हैं और वो खरपतवार आधा लीटर ले लिया, तो हमारे मतलब मुख्य जो फसल है उसको तो आधा लीटर ही मिलेगा। तो वो आधा लीटर मिलेगा तो उसके हिसाब से वो उत्पादक करेगा, तो हमारी उपज में क्या होगी? कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे है लिखा कि खरपतवार के कारण उपज में 5 से 50% तक की कमी आ जाती है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? उपज में कमी, यानी खरपतवार पोषक तत्व, प्रकाश, जल आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। किससे? हमारे मुख्य फसल से करते हैं, जिससे मुख्य फसल की उपज में कमी आ जाती है, और ये कमी 5 से 50% तक की होती है। अब है सेकेंड पॉइंट है पोषक तत्व की हानि। अब ऊपर भी दे रखा था,
ऊपर भी दे रखा था कि उपज में कमी, अब यहाँ पे लिखा है कि पोषक तत्वों में हानि। पोषक तत्व का अधिक भाग खरपतवार उपयोग कर लेता है। हम आपको पहले ही बताए कि पोषक तत्व का, प्रकाश का, जल का वो आधा ले लेता है, तो अधिकतर भाग उपयोग कर लेता है। धान के खेत में सामा, घास, मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का 60 से 80% भाग इन खरपतवार द्वारा ले लिया जाता है। देखिए, ये सामा जो होती है ना, वो धान की मुख्य ये खरपतवार होती है। वो अगर धान की मिट्टी में नाइट्रोजन उपस्थित है तो आधे से भी ज़्यादा यानी कि 60 से 80% का यूज़ खरपतवार ही कर लेते हैं। तो हमारे अगर 80% कर लेते हैं तो 20% ही हमारी मुख्य फसल को मिलता है, जिससे उसकी उपज में कमी आ जाती है। तो इसलिए हमारे नुकसान है, यानी पोषक तत्व की हानि। तीसरा है नमी का ह्रास। असिंचित क्षेत्र में खरपतवार के द्वारा जल की प्रतियोगिता अधिक हानिकारक होती है। कुछ खरपतवारें फसल की अपेक्षा बहुत अधिक जल ग्रहण करती है। अब हम आपको पहले ही बताए थे कि हमारी जल जो रहती है तो वो 50% अगर ले लेगी तो असिंचित, जहाँ असिंचित क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे सिंचाई मतलब नहीं की जाती, मतलब की जाती है पर मतलब वहाँ पे जल उतना उपलब्ध नहीं होता है, तो वहाँ पे तो मुश्किल से 2-3 ही सिंचाई की जाती है। जैसे कि हमारे बिहार में फसल जो होते हैं जैसे गेहूँ, उसको 2 सिंचाई ही पड़ती है, पर पंजाब में पता है 6 सिंचाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। हमारे बिहार से ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे होती है और 6 सिंचाई देते हैं, पर अगर हम यहाँ पे 6 सिंचाई दें तो हमारी फसल ग्रोथ ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि हमारी मृदा जो होती है ना, उसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये है कि नमी का, तो असिंचित क्षेत्र में जो वहाँ पे जहाँ पे जल देना मुश्किल होता है, वहाँ पे अगर हम मुश्किल से जल एक सिंचाई दे पाते हैं और उसमें से भी खरपतवार उसका यूज़ जल्दी कर लेता है और हमारे फसल को जल नहीं मिल पाता है, तो उपज तो नहीं होगी। फर्स्ट क्या था कि उपज में कमी, फर्स्ट ये था कि हमारी उपज में कमी, सेकंड ये था कि पोषक तत्व की हानि हो जाती है। ठीक है, थर्ड था नमी में कमी, और फोर्थ है स्थान एवं प्रकाश की उपलब्धता में कमी। कुछ खरपतवार बहुत तेज के साथ बढ़ते हैं और फसल से ऊपर निकल जाते हैं, जिससे फसल का पूरा प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाता। अब ये बोल रहा कि स्थान में प्रकाश की उपलब्धि, कुछ फसल जो होते हैं ना, वो फसल से भी तेजी से बढ़ते हैं और मुख्य फसल जो होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं, और जो ऊपर से जो सनलाइट मिलता है वो खुद ही मतलब ऊपर रहते हैं, तुम्हारी मुख्य फसल को छाया कर देते हैं, तो हमारे मुख्य फसल को प्रकाश मिल नहीं पाता है, तो फिर उपज में ही कमी होगी। यानी अब कुछ भी कमी हो, हमारी उपज में कमी ये कर ही देते हैं। फर्स्ट था कि उपज में कमी, सेकंड था कि पोषक तत्व की हानि, थर्ड था नमी में मतलब नमी का ह्रास, नमी की कमी, फिर स्थान एवं प्रकाश की उपलब्धता में कमी, फोर्थ था, फिफ्थ है फसल के गुण का ह्रास। खेत में खरपतवार के होने से उपज में कमी के साथ साथ प्राप्त फसल की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि उस जो फसल होगी अगर खरपतवार उसके साथ रहेंगे तो उसकी क्वालिटी में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि उनमें खरपतवारों जैसा गुण हो जाएगा। 6 है भू परिष्करण खर्च में वृद्धि। खरपतवार के रहने से प्रारंभिक तथा द्वितीयक भू परिष्करण का खर्च बढ़ जाता है। अब खरपतवार अगर हमारे खेत में रहे तो हम भू परिष्करण करेंगे, यानी खेत की जुताई करेंगे, जिससे खरपतवार जो है वो मिट्टी में दब जाए। तो अगर खरपतवार नहीं रहेंगे तो हमारे भू परिष्करण की जो पैसे हैं, ये खर्च जो है वो बच जाएंगे, पर खरपतवार रहने की वजह से हमारे जो भू परिष्करण में खर्च लगते हैं वो होते हैं। तो फर्स्ट था क्या, उपज में कमी, सेकंड था पोषक तत्वों में कमी, थर्ड था नमी का ह्रास, फोर्थ था स्थान एवं प्रकाश की उपलब्धता में कमी, फिर फिफ्थ था कि फसल के गुण में ह्रास, और सिक्स्थ था भू परिष्करण खर्च में वृद्धि, यानी हम जुताई करेंगे खरपतवार के कारण तो उसमें खर्च तो आएंगे, यानी भू परिष्करण के खर्च में वृद्धि। ठीक है, अब है भू परिष्करण के
खर्च में कमी। अब है सिंचाई नाले तथा नहरों में जल प्रवाह में कमी। ठीक है, सिंचाई नालों तथा नहरों में घास पात के उग जाने से जल के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा जल की बर्बादी होती है। अब ये तो सिंपल सी कर रही है कि सिंचाई जो नाले होते हैं, जिस नाले से हम सिंचाई करते हैं, वहाँ पे अगर खरपतवार यानी घास फूस उग जाती है तो हमारी जो जल होती है उसकी प्रवाह में यानी बहाव में अवरोध उत्पन्न होता है और साथ ही हमारा जल जो होता है वो बर्बाद भी होता है। 8 है कीड़े तथा बीमारी का अधिक प्रकोप। फसल विशेष में लगने वाले कीड़े तथा बीमारी के रोगाणु एवं कीट के अंडे फसल के कट जाने के बाद अनिश्चित खरपतवार पर जीवित रहते हैं तथा अगले साल उसी फसल पर फिर आक्रमण करते। उदाहरण के लिए स्वामिल का पीला मोज़ेक रोग। ये कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्य फसल होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई जब हो जाती है तो कीड़े जो होते हैं वो खरपतवार पे आके अपना जीवन निर्वाह करते हैं और फिर अगले साल जब हम मुख्य फसल की अगर खेत में बुआई करते हैं तो वो फिर से हमारे फसल पे आक्रमण कर देते हैं। जैसे कि ये कुछ दिन पहले था ना, राम जी का घोड़ा टिड्डा पाकिस्तान से सब कह रहे थे आया था, तो वो मतलब एक झुंड में चलते थे और बैठते थे किसी खेत में और उस बैठते थे उसके 10-15 मिनट के बाद ही मतलब उस फसल पूरी खेत की पत्ती तक को खा जाते थे। भूखे इतने रहते थे कि मतलब पत्ती तक को खा जाते थे। फल ग्रेन की तो बात ही छोड़िए आप, पूरा खा जाते थे। बहुत नुकसान होता था उसकी वजह से। अभी फिलहाल अब बंद है उसकी प्रकोप। फसलों के बीज अंकुरण में कमी। कुछ खरपतवार के जहरीले पदार्थ निकलते हैं जो फसल के अंकुरण होने के बीज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए मोथा, जो फसल के अंकुरित होने के बीजों पर। अब ये बोल रहा है कि फसलों के बीज अंकुरण में कमी, यानी कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो फसल के बीज के अंकुरण पे बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मोथा जो होता है ना, वो फसल के अंकुरण पर बुरा प्रभाव डालता है, शायद उसकी वजह से इसकी अंकुरण नहीं हो पाती है। मनुष्य तथा पशुओं के स्वास्थ्य को हानि। कुछ खरपतवार जैसे कि पुटूस, धतूरा इत्यादि जहरीले होते हैं। इनके बीज के खाने से मनुष्य एवं पशुओं में बहुत हानि होती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य तथा पशुओं के स्वास्थ्य में ऐसे खरपतवार हैं धतूरा तथा पुटूस, जिसको मनुष्य तथा अगर गाय मवेशी ही खा लिया जाए तो उससे बहुत हानि होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये था इसका पॉइंट कि मतलब खरपतवार से होने वाले हानियों को लिखे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि उपज में कमी, सेकंड था पोषक तत्व में कमी, थर्ड क्या था नमी में कमी, और फोर्थ था कि स्थान में कमी, उसके बाद था कि सूर्य प्रकाश में कमी, और सिक्स्थ है भू परिष्करण में खर्च, हम जो खर्च करते सो। फिर सेवेंथ है कि सिंचाई के नाले में जल प्रवाह में अवरोध करना। फिर 8 है कि कीड़े तथा बीमारियों का अधिक प्रकोप होना। फिर 9 है फसल के अंकुरण में कमी, और 10 है मनुष्य तथा पशुओं के स्वास्थ्य को हानि। ठीक है, अगर मैं PDF वो है कि टेलीग्राम जो मेरा चल रहा है वो मतलब काम नहीं कर रहा है, तो आप अगर वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। और मैं भी तो ऐसे ही मतलब पढ़ती हूँ, वीडियो बार बार रिपीट कर करके याद कर लेती हूँ, और फिर बुक आइए और एक बार रीडिंग डाल दीजिए तो आपको याद आ जाता है। या आपको इतने 10 पॉइंट है, अगर 10 पॉइंट में से अगर आपको 5 पॉइंट भी है अगर उसको आप लॉन्ग करके लिख सकते हो, क्योंकि आपको तो पता ही है, तो नॉर्मल चीज़ है। अब है हमने खरपतवार की परिभाषा पढ़ लिए हैं कि वो पौधे जिसको जो बिना बोए उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। फिर जो हानिकारक पौधे ही नहीं बल्कि लाभदायक पौधे जो होते हैं उसको भी हम खरपतवार की श्रेणी में रख देते हैं, क्योंकि हमने उन्हें उगाया नहीं है।
जैसे गेहूं के खेत में चने। फिर है जो खरपतवार से होने वाले हानि, तो हम बता ही दिए हैं कि उपज में कमी, पोषक तत्व में कमी, जल की स्थान में कमी, फिर भू परिष्करण में अधिक खर्च, मनुष्य के स्वास्थ्य में कमी, फिर नदी नालों के अवरोध उत्पन्न करना, ये सब। फिर जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण करें। यहाँ पे है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण करें। एक वर्षीय खरपतवार, इस प्रकार के खरपतवार अधिकतर बीजों द्वारा पैदा होते हैं तथा अपना जीवन चक्र को 1 वर्ष या कम में पूरा करते हैं। मौसम के आधार पर इन्हें 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। देखिए, 1 वर्षीय जो खरपतवार होते हैं वो ज़्यादातर बीज से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो 1 वर्षीय खरपतवार में रखा गया है। और 1 वर्षीय खरपतवार को 3 भागों में मौसम के आधार पर बांटा गया है, खरीफ, रबी, गर्मा। खरीफ मौसम के खरपतवार, वर्षा प्रारंभ होने पर ये खरपतवार उगते हैं। उदाहरण के लिए कैना, विष खपड़ा, पत्थर चट्टा, ये खरीफ के थे। अब हो गए रबी के। रबी मौसम के खरपतवार, ये खरपतवार अक्टूबर नवंबर में उगते हैं। उदाहरण के लिए बथुआ। अच्छा, हमारे गेहूं जो होते हैं उनमें बथुआ, गेहूमा, ये सब जो होते हैं ना, वो मुख्य खरपतवार होते हैं। और बथुआ तो इसकी तब ना हम 2,4-D का यूज़ करते हैं उनके लिए। और एक आता है टोटल, ये खरपतवार के लिए आता है, उसका यूज़ किया जाता है। पीला धतूरा, पिपरी, ये होते हैं रबी के। और ग्रीष्मकालीन, अरे जैसे हम फसल में पढ़े थे ना कि खरीफ वाले को वर्षा मौसम के बाद बुआई करते हैं, तो ये हम तो बुआई करते नहीं, तो ये खुद उग जाते हैं। फिर रबी मौसम को फिर हम अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं, इनको तो करते नहीं, तो ये खुद उग जाते हैं। ग्रीष्मकालीन खरपतवार, ये भी मौसम के मुख्यतः ये सभी खरपतवार आते हैं जो खरीफ में निकलते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार इस मौसम में मुख्य, जैसे कि मोथा इत्यादि, ठीक है। अब है 1 वर्षीय, तो बता दिए थे ऐसे खरपतवार जो मुख्यतः बीजों से उत्पन्न होते हैं, उसे 1 वर्षीय, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, खरीफ, रबी, गर्मा। खरीफ जो था वो जून जुलाई, वर्षा खत्म, मतलब वर्षा में अपने आप उग जाते हैं। रबी जो अक्टूबर नवंबर में उग जाते हैं। और ग्रीष्मकालीन जो होते हैं इस मौसम में मुख्यतः वे सभी खरपतवार आते हैं जो खरीफ में निकलते हैं। मतलब ग्रीष्मकालीन में जो वह सभी आते हैं जो खरीफ में उगते थे, वही द्विवर्षीय खरपतवार। तो द्विवर्षीय इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते। उदाहरण के लिए जंगली गाजर, वो फर्स्ट था, वो 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करता था, वो 1 वर्षीय। ये अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करता है, यानी कि ये 2 वर्षीय। अब है बहुवर्षीय खरपतवार, इस श्रेणी के खरपतवार 2 वर्ष से अधिक अवधि तक हरे भरे रहते। इस वर्ग के खरपतवार 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया है, यानी बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार वो खरपतवार जो 2 वर्ष से अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं, उनसे द्विवर्षीय खरपतवार। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। साकीय, इसका फर्स्ट क्या है, साकीय खरपतवार। ये खरपतवार प्रायः उगने के एक दूसरे वर्ष में बीज पैदा करना आरंभ करते हैं, फिर हर वर्ष बीज उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मोथा, ये कहता है साकीय। साकीय खरपतवार। अब है दूसरा था, एक था साकीय, दूसरा था काष्ठीय। ये काष्ठीय खरपतवार, इस वर्ग के खरपतवार उगने के कई वर्ष के बाद बीज पैदा आरंभ करते हैं, लेकिन एक बार बीज पैदा करना आरंभ करने पर हर वर्ष बीज उत्पन्न करते हैं। इस समुदाय में झाड़ियाँ तथा पेड़ पौधे आते हैं। उदाहरण पुटूस, लैटेना कैमरा। ये लैटेना कैमरा जो है, यही खरपतवार को लैटेना कैमरा कहते हैं।
ये दिख जो रहा है ये, और फिर ये यहाँ पे ऐसे, ये वैसे खरपतवार है और ये बहुत नुकसान करता है हमारे मुख्य फसलों को। काष्ठीय खरपतवार मतलब आरंभ करते हैं हर वर्ष, उसमें इस समुदाय के पुटूस, लैटेना, कैमरा, झाड़ी आदि आते हैं। ये तो हो गया हमारा काष्ठीय, लेकिन एक वर्ष बीज पैदा करते हैं और उत्पन्न करते हैं इस समुदाय में झाड़ीदार पेड़ पौधे, अतः उदाहरण के लिए पुटूस, यानी उसको जो हिंदी नाम है उसका पुटूस, इंग्लिश नाम है लेटेना कैमरा। अब हो गया ये हमारा, ये था जीवन चक्र के आधार पे खरपतवार का वर्गीकरण करें। अब है खरपतवार की यांत्रिक नियंत्रण को लेके। यांत्रिक मतलब हाथों, यंत्रों के द्वारा रसायन का यूज नहीं किया जाता है। यांत्रिक विधियां, खरपतवार को हाथ से उखाड़ना। इसमें पहला है कि खरपतवार को हाथ से उखाड़ना। छोटे क्षेत्र में खरपतवार को नष्ट करने के लिए यह श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इस विधि से निकालने गए खरपतवार पुनः नहीं पनप पाते। यह विधि एक वर्षीय तथा द्विवर्षीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बहुवर्षीय खरपतवार का इस विधि से नियंत्रण करना संभव नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार के खरपतवार के जड़ गहरी होती है जो टूटकर भूमि में रह जाती है तथा कुछ दिन के बाद नए पौधे के रूप में उग जाते हैं। पहले बताया कि यांत्रिक विधि से खरपतवार के नियंत्रण, तो फर्स्ट पॉइंट है कि खरपतवार को हाथ से उखाड़ना। तो छोटे क्षेत्र, अब मान लीजिए कि अगर हमारी 1 हेक्टेयर जमीन है तो बहुत हो गई, तो हम श्रमिक को लगा के हम अपने हाथों से नियंत्रण करवाएंगे। पर अगर 20 हेक्टेयर खेत है तो उसमें हम नहीं कर सकते ना, हाथ से उखड़वाएंगे। छोटे क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। तो इसमें भी एक वर्षीय, द्विवर्षीय जो फसल होती है मतलब खरपतवार होती है, उनके लिए हाथों से उखाड़ के उसको हम नष्ट कर सकते हैं। पर जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उन्हें जब हम उखाड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं ऊपर से, और उनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी में ही रह जाती है और कुछ दिन के बाद वो फिर से पनप जाते हैं। उसके बाद है खरपतवार का भू परिष्करण के द्वारा नियंत्रण करना, यानी कि उसकी जुताई। प्राथमिक भू परिष्करण के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। गहरी जुताई करने से खरपतवार के जड़ों समेत उखड़कर ऊपर आ जाता है। जुताई की संख्या खरपतवार की विधियों पर निर्भर करती है। यानी फर्स्ट है हाथ से उखाड़ना, दूसरा है जुताई, मतलब खरपतवार का भू परिष्करण करना, यानी खेत में जुताई करना। जुताई करने से ये प्रॉफिट होती है कि खरपतवार जो होते हैं उनकी जड़ों सहित वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं। अब है गुड़ाई यंत्र का प्रयोग करना। गुड़ाई वो गुड़ाई के लिए खुरपी, हैंड हो इत्यादि यंत्रों का प्रयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस विधि के द्वारा एक वर्षीय तथा द्विवर्षीय खरपतवार का पुनः नष्ट हो जाते थे। बहुवर्षीय खरपतवार की उत्तरी हिस्सा कट जाती है। अगर हम खुरपी, कुदाल का यूज अगर खरपतवार के नियंत्रण में करते हैं तो 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तो खत्म हो जाते हैं, पर बहुवर्षीय खरपतवार जो होते हैं उनकी ऊपरी हिस्से कट जाती है, पर उनकी जड़ें फिर से मिट्टी में ही रह जाती है, तो फिर वो क्या होगी, पनप जाएंगी। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था कि हाथों से उखाड़ना। सेकंड था भू परिष्करण के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करना। थर्ड है गुड़ाई यंत्र का यूज करना। अब है मोड़ का यूज करना। खरपतवार की रोकथाम की यह विधि घास के मैदान तथा चारागाह में प्रयुक्त की जाती है। मोविंग के द्वारा 1 वर्षीय बहुवर्षीय खरपतवार की काफी सीमा तक नष्ट किए जाते। इस विधि में खरपतवार को जड़ के ऊपर से काट दिए जाते हैं। आप देखे होंगे फिल्मों या मतलब कहीं देखे होंगे, जो एक मशीन टाइप का रहता है, उससे आदमी ऐसे चलाता रहता है और उससे ना घास की कटिंग होती रहती है, जैसे कि बहुत सारे गार्डन में
होता है कि उसकी घास जो होती है ना उसकी कटिंग हो जाती है। तो इसमें एक वर्षीय द्विवर्षीय फसल तो फिर इसमें भी नष्ट हो जाते हैं, पर बहुवर्षीय जो खरपतवार होते हैं उनका नष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी जड़ें फिर से उनकी गाढ़ी होती है जड़ें, और वो नीचे ही रह जाती है। अब है खेत में पानी भरना। खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाकर पानी भर दिया जाता है ताकि खरपतवार पूर्ण रूप से 1-1.5 महीने तक डूबे रहे। इस प्रकार पानी लगा देने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। यह विधि एक वर्षीय बहुवर्षीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। देखिए, फर्स्ट जो हमारा था वो था क्या, हाथों से उखाड़ना। सेकेंड था कि भू परिष्करण करना। थर्ड था गुड़ाई यंत्र का यूज करना। उसके बाद फोर्थ था मोड़ का प्रयोग करना। और फिफ्थ जो है वो है खेत में पानी भर देना। यानी कि खेत में हम पानी 1-1.5 महीने के लिए पानी भर देंगे। पानी भरने से हमारे जो खरपतवार होंगे उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो क्या होंगे, वो गल जाएंगे। तो इसमें भी एक वर्षीय खरपतवार द्विवर्षीय खरपतवार तो पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, पर बहुवर्षीय जो है वो फिर ऊपर से वैसे ही पर फिर से वो जन्म ले ही लेंगे। अब है खरपतवार को जलाना। उत्कृष्ट एवं बंजर भूमि में बहुवर्षीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए जलाने की विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसके लिए पौधे के बीज भी नष्ट हो जाती। अच्छा, ये होता है कि हम जब किसी फसल के बीज काटते हैं तो उसके बीज जो होती है वो रह ही जाती है, क्योंकि उसको हम खत्म नहीं कर पाते। पर जलाने से क्या होता है कि फसल जो होते हैं उनकी बीज जो होती है वो भी साथ में नष्ट हो जाती है। अब है पलवार नहीं, मल्चिंग। मल्चिंग में भूमि के ऊपर पुआल, भूसा, प्लास्टिक इत्यादि डाल जाता है, जिससे खरपतवार को वायु तथा प्रकाश नहीं मिल पाता और नष्ट हो जाते हैं। ये आप देखते होंगे, ये ज़्यादातर फलों वाले मतलब गार्डन में किया जाता है कि उसके ऊपर हिस्से में ना प्लास्टिक की पन्नी, पुआल, भूसा ये सब डाल दिया जाता है, जिससे उसको प्रकाश नहीं यानी सनलाइट नहीं मिल पाता, यानी वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, प्लस वायु यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या था कि हाथों से उखाड़ना। दूसरा था कि मतलब भू परिष्करण का यंत्र का यूज करना। फिर गुड़ाई यंत्र का यूज करना। फिर फोर्थ था मोड़ का प्रयोग करना। मोड़ मतलब एक काटने वाली मशीन होती है जो कटाई करती रहती है। ठीक है, अब है खेत में पानी भर देना। फिर खरपतवार को जला देना, इससे उसकी मतलब बीज भी जल जाती है। फिर पलवार यानी कि मल्चिंग, यानी मिट्टी के यानी खरपतवार के ऊपर घास फूसे, पन्नी, पुआल आदि डाल दिया जाता है, जिससे प्रकाश और उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब है खरपतवार के नियंत्रण को लिखे। खरपतवार के नियंत्रण को लिखे, यानी खरपतवार के नियंत्रण को लिखे। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न खरपतवार की रोकथाम की विधियां को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया, यानी खरपतवार को नियंत्रण करने की विधियां यहाँ पे बताई गई है। तो फर्स्ट है कि यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में हम पढ़े कि अभी पढ़े थे कि हाथ से उखाड़ना, फिर मतलब भूपरिष्करण का यूज करना, ये तो अभी जो पढ़े वही था। अब है कृषि विधि का यूज करना, यानी कृषि विधि के द्वारा खरपतवार का यूज करना। तो इसमें मैं थोड़ा बता देती हूँ कि खरपतवार को कृषि विधि से यंत्र करने के लिए फसल चक्र का अपनाना। फसल चक्र अगर हम अपनाते हैं तो उससे बहुत सारे खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। फिर प्रतिस्पर्धक जो फसल होते हैं जो खरपतवार से भी तेजी से बढ़ते हैं, वैसे फसल का यूज करना। ठीक है, रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि में तो आप जानते हैं कि 2,4-D मेथा, ये बहुत 2,4-D फिर टोटल, ये सब का यूज करके रासायनिक विधि में कर ले। अब जैविक विधि है। जैविक विधि में ना ये था कि वो अभी हम जो आपका पिक्चर दिखाए थे, ये पुटुस का यानी लैटेना कैमरा, तो 3 होती है पुटुस का, मतलब लैटेना कैमरा का, नागफनी का, मैं दिखाई देती हूँ। हाँ, ये है मतलब क्या कहते हैं इसको, नागफनी। यही था मतलब पुरुष यानी लैटेना कैमरा। इसका नियंत्रण किया जाता है एक प्रकार के कीटों के द्वारा। ठीक है, जैविक विधि से, बिना किसी रसायन का यूज किए बगैर। ओह सॉरी, कहाँ चले गए इसका।
इसका यूज़ मतलब इसको ना कीट के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। फिर इसका मतलब नागफनी का भी कीट के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। नागफनी में ऐसे फूल भी निकलते हैं। और ये एक और था गोखरू करके, ऐसे कुछ गोखरू था, आप बुक में देखना ऐसे करके। तो ये गोखरू का भी नियंत्रण एक प्रकार के कीटों के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि कृषि में हाथों से उखाड़ना, फिर रासायनिक विधि में फसल चक्र, ये सब का, फिर जैविक विधि में वही जो नागफनी, इस सब का कीटों के द्वारा जैविक विधि में खरपतवार को नियंत्रण करवाया जाता है। रासायनिक विधि में वही 2,4-D, टोटल, पेंटा, बहुत सारे होते हैं रासायनिक। अब रसायन में तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, खरपतवार की विशेषताओं को लिखे। खरपतवार के नियंत्रण को लिखे। खरपतवार के नियंत्रण को लिख पड़ती, खरपतवार की विशेषताओं को लिखे। अब खरपतवार की विशेषता है ना बहुत गजब की। उतनी अगर विशेषता हमारी फसल में अगर हो जाती ना तो कसम से पूरी की पूरी एकदम हम लोग तो बहुत होता। अब देखते हैं क्या क्या क्वालिटी है। कुछ खरपतवार की पत्ती पर चिपचिपे पदार्थ, सख्त बाल एवं कांटे होते हैं, जिनकी वजह से जल की हानि पादपोसर्जन के द्वारा कम होता है तथा पशुओं के खरपतवार की अधिक हानि कर पाते। ये विशेष कुछ खरपतवार की जड़, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। कुछ जड़ ये है कि कुछ खरपतवार की पत्ती पर चिपचिपे पदार्थ, सख्त बाल, कांटे होते हैं, जिसकी वजह से जल की हानि पादपोसर्जन के द्वारा कम होती तथा पशु भी खरपतवार की अधिक हानि नहीं कर पाते। ये है कि जो कुछ खरपतवार जो होते हैं ना उसको ना पशु खा पाते हैं क्योंकि वो कांटे उसमें लगे होते हैं, चिपचिपे पादपोसर्जन भी नहीं होता है, यानी उसके एकदम बोलिए तो प्रोटेक्शन लगा रहता है, यानी बॉडीगार्ड ऐसे लगा रहता है उसका चारों तरफ से। और 2, कुछ खरपतवार की जड़ें काफ़ी गहरी होती है जो पानी या पोषक तत्व के अभाव में भी नष्ट नहीं होते, जिनकी जड़ें 6 मीटर तक गहरी जा सकती है। आप सोच सकते हो 6 मीटर तक गहरी इसकी जड़ है। इतना यानी कि हम उसको ना पानी ना दे और पोषक तत्व भी नहीं, ये जीवित रहेंगे क्योंकि 6 मीटर। अब है कुछ खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न करते, जैसे कि चौलाई, जिसका एक पौधा प्रति वर्ष 2,80,000 बीज पैदा करता है। यानी कि इतना 2,80,000 अगर हमारा एक प्लांट मतलब गेहूं का अगर उत्पादन इतना करता, वो भी तो साल में एक बार ही होता है ना गेहूं, रबी में अगर करता, सोचिए अगर 2,80,000 एक प्लांट, यानी एक प्लांट इतना करता तो कितना होता। पर ये क्वालिटी हमारे फसल में नहीं है। किसके पास है? किसके पास है? पास तो है खरपतवार के। अब है खरपतवार के बीज की उगने की शक्ति बहुत वर्ष तक बनी रहती है। उदाहरण के लिए बथुआ। अरे अब इसका तो बात ही छोड़िए, बथुआ को तो देखिए इतना, यानी 25 से 40 वर्ष पुराना जो होता है ना वो उग सकता है। पर हमारा गेहूं अगर एक साल से दूसरा साल गया वो नहीं उगेगा, ये नहीं। और इसका देखिए तो इतना उग रहा है, वही तो इतना क्वालिटी नहीं। ये बीज के अलावा अपने दूसरे वनस्पति भाग, तना, जड़ प्रखंड वंश से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये था कि कुछ जो खरपतवार होते हैं उसकी पत्तियों पर चिपचिपे पदार्थ होते हैं जिसके कारण वो सख्त हो जाते हैं और पादपोसर्जन उनसे कम होता है और पशुओं भी उसे नहीं खा पाते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी जड़ होती है ना उसकी मतलब 6 मीटर तक गहरी हो जाती है, जिससे उसमें जल एवं पोषक तत्व के अभाव में भी जीवित रह सकते हैं, जैसे कांस। कुछ खरपतवार की मतलब एक पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जैसे कि जंगली चौलाई। वो एक पौधा ना एक वर्ष में 2,80,000 बीज उत्पन्न करता है, एक पौधा। सोचिए हमारे अगर एक फसल यानी कि हमारा एक वीट या एक राइस का अगर पौधा इतना करता 2,80,000,
तो उतने सारे पौधे होते हैं, कितने करते उत्पादन। अब ये है फोर्थ, खरपतवार की बीज, यानी हमारे जो ये होते हैं फसल अनाज, उसको क्या कहते हैं। पिछले पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मतलब पिछले क्लास में ऐसे पढ़े थे ना कि उसकी नई नई मतलब नए किस्म का यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब नए बीज का यूज करना चाहिए। पर यहाँ क्या है कि 25 से 40 वर्ष पुराना अगर हो जाए ना बीज, फिर भी वो जन्म ले लेगा। पर हमारा गेहूँ तीसरा साल में तो जन्म लेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए 25 से 40 वर्ष पुराना जन्म ले सकता है। बहुत क्वालिटी है, हम तो भाई इसके फैन हो गए खरपतवार के। ठीक है, अब है 5, ये बीज के अलावा अपने दूसरे वनस्पति तना बीज कंद के द्वारा वंश वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास, हिरन, खूड़ी। देखिए हमारे पौधे के जो बीज डालो तभी, उसको अगर हम काट के रोप दे तो नहीं जन्मेंगे। पर ये बीज हो, वनस्पति हो, तना हो, भाग पत्ती हो, कुछ से भी ये अपना वंश जो होता है ना, ये ना वंश वृद्धि करा ही लेते हैं। जैसे कि ये हिरन, खूड़ी और घास। कुछ खरपतवार के बीज उसके साथ उगने वाली फसलों से मिलते हैं, जैसे इनको फसल के बीज से अलग करना कठिन हो जाता है। सरसों में सत्यानाशी, हाँ ये है कि सरसों में सत्यानाशी जो होते हैं वो जैसे सरसों के दाने होते हैं वैसे सत्यानाशी के। पर पता है कभी कभी ये मिक्स जब हो जाते हैं तो इनके जो तेल होते हैं वो बहुत खराबी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं हम इंसान को। क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे कि खरपतवार हमें कैसे मतलब कि हानि को बताए। उसमें बताया गया था कि खरपतवार पशु तथा मनुष्य दोनों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये सत्यानाशी का अगर हम तेल धोखे से अगर खा लेते हैं ना तो बहुत ही हानि कराते हैं ये। अब है 7, कुछ खरपतवार देखने में सहचर फसल से मिलते हैं, अतः उनका यांत्रिक विधि से नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए वन गेहूं या गेहूं का मामा। हम आपको बोले थे ना गेहूमा, ये गेहूमा जो होता है ना, ये गेहूं से सेम मिलते रहते हैं, जो गेहूं के पौधे के जैसा देखने में लगता है। हाँ ये गेहूं, तो इसको ना हमारे इधर टोटल नाम की एक रासायनिक दवा आती है, जिससे इसका स्प्रे करके इसको खत्म किया जाता है, इसको और बथुआ को। ठीक है, यह प्रतिकूल दशा जैसे कि सूखा, रोग आदि को फसल की अपेक्षा, देखिए हमारी फसल में थोड़ा सा पाला लगा पड़ा नहीं कि हमारे फसल जी जो है वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, थोड़ी कम पानी पड़े एकदम मुरझा जाते हैं। पर ये जो खरपतवार है, इसको सूखा पड़े, पाला पड़े, कुछ भी पड़े भाई जिंदा रहते हैं। वही तो बोले 6 सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर भी नहीं मीटर तक इनकी जड़ें नीचे रहती है और 2,40,000 बीज उत्पन्न करते हैं। फिर इनकी जो बीज के उगने की अंकुरन की क्षमता वो तो 25 से 40 वर्षों तक होती है। से हम क्या आगे बताएं, ये तो बहुत क्वालिटी। और ये सूखा हो, गर्मी हो, जैसा भी हमारे फसल मुरझा के मर जाएंगे, पर ये कहेंगे ना ना भाई हमें तो जिंदा रहना है। एंड